हेलो स्टूडेंट, चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने अध्याय 10 यानी प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन समतल सतह से, इस अध्याय के अंतर्गत हमने परावर्तन और अपवर्तन के बारे में पढ़ा था। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने प्रिज्म के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे कि अपवर्तन के दैनिक जीवन में उदाहरण, यानी हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसी घटनाएं होती है जो किसके कारण होती है, अपवर्तन के कारण होती है। तो सबसे पहला तारों का टिमटिमाना इसका पहला उदाहरण है। दूसरा है पानी में अंशतः डूबी हुई छड़ टेढ़ी दिखाई देती है। तो तारे हम जब आसमान की तरफ देखते हैं पृथ्वी पर खड़े होकर, तो हमें आसमान में जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए दिखते हैं या फिर वो चमकदार दिखाई देते हैं। ऐसा क्या होता है कि उसके कारण हमें चमक दिखाई देता है या वो ब्लिंक करते हुए दिखाई देता है। तो इसका कारण क्या है, अपवर्तन है। तो हम देखेंगे कि तारे जो ऊपर, हम पृथ्वी से अगर तारों को आसमान की तरफ ऊपर देखते हैं तो उनकी जो दूरी है, तारों और पृथ्वी की दूरी क्या है, बहुत अधिक दूरी है दोनों के बीच में। तो तारों से जो चलने वाला प्रकाश है, इन तारों में जो चलने वाला प्रकाश है वो वायुमंडल के विभिन्न घनत्व वाले परतों से होकर चलता है। यानी वायुमंडल अनेक प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है। तो जो तारों में जो प्रकाश चलता है वो वायुमंडल के विभिन्न परतों से होकर चलता है। तो यही विभिन्न घनत्व वाले परतें उस प्रकाश को क्या करते हैं, उस प्रकाश के विचलन को कहीं पर कम तो कहीं पर अधिक कर देती है, जिसके कारण जो है वो तारे क्या होती है, अपनी स्थिति को बदलती है। यानी उसमें अपवर्तन की क्रिया होती है, तो वो बहुत जल्दी जल्दी ये क्रिया होती है और हमें तारे क्या होते हैं, वो हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ये इसका पहला उदाहरण हुआ। दूसरा है पानी में अंशतः डूबी हुई छड़ टेढ़ी दिखाई देती है। तो यहाँ पर चित्र के माध्यम से मैं बता रही हूँ। तो आप देखोगे कि मान लो जाए हम एक बीकर लिए हैं, ठीक है, उसमें हमने पानी भर दिया है और उसमें क्या है, एक छड़ को डुबाकर रखे तो वो हमें टेढ़ी दिखाई देती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ये अपवर्तन के कारण होता है। तो यहाँ पर देख रहे हो चित्र में सी, बी और ए जो है वो क्या है, एक सीधी छड़ है। ये सी, बी, ए, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो दिखाई दे रही है रॉड जैसा, वो छड़ क्या है, एक सीधी छड़ है। ये सीधी छड़ में कौन सा आपका बी और ए भाग क्या हुआ है, पानी में डूबा हुआ है। ये डॉट डॉट लाइन से आपको दिख रहा है वो क्या है, पानी से ये बीकर भरा हुआ है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे चित्र में, सी, बी, ए क्या है, एक सीधी छड़ है जिसका छड़ का बी और ए भाग क्या हुआ है, पानी में डूबा हुआ है। जब हम इसको देखते हैं तो क्या होता है, ये क्या होता है, पानी में डूबे हुए भाग को देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, ए डैश और बी, और ये सी बी, ये दो भाग दिखाई देते हैं, ए डैश बी और बी और सी या सी बी। तो ये क्या होते हैं, ये अलग अलग सरल रेखाएं होती हैं। इसका कारण क्या होता है, जब हमें ये टेढ़ी छड़ टेढ़ी क्यों दिखाई देती है, जब यहाँ पर ए से तो कोई प्रकाश किरण, दो प्रकाश किरण चलती है यहाँ ए से, तो ये प्रकाश किरण क्या होती है, वायु में जाने पर, यानी यहाँ से कोई प्रेक्षक अगर देखता है इस क्षण को, तो यहाँ वायु है और ये क्या है, आपका जल है। तो यहाँ ए से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो क्या होती है, वायु की ओर जाने से क्या होता है, वो अभिलंब से दूर हट जाती है। किससे, अभिलंब से दूर हट जाती है, जिसके कारण क्या होता है, हमें ए का प्रतिबिंब ए डैश पर दिखाई देता है। ठीक है, ये किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण, और इसी कारण हमें छड़ डूबी हुई दिखाई देती है। यानी पानी में डूबी हुई छड़ हमें टेढ़ी दिखाई देती है। एक बार और देख लीजिए, सी, बी, ए क्या है, आपकी सीधी छड़ है जिसका बी और ए भाग पानी में डूबा हुआ है, और बी ए भाग को देखने पर वो कैसा दिखाई देता है, ए डैश बी और बी सी के समान हमें दिखाई देता है। अब यहाँ से ए से प्रकाश किरण चलती है तो वायु पर जाने पर, यानी यहाँ से कोई प्रेक्षक देख रहा है तो कैसा दिखाई देगा, यहाँ से जो प्रकाश किरण वायु की तरफ जाती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है, जिसके कारण हमें ए का प्रतिबिंब कहाँ दिखाई देता है, ए डैश पर दिखाई देता है। यानी हमें जो छड़ है वो क्या होती है, जो पानी में डूबी रहती है वो मुड़ी हुई दिखाई देती है।
तो ये है हमारे अपवर्तन के दैनिक जीवन में 2 उदाहरण। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं। ठीक है, अपवर्तनांक किसे कहते हैं। अब आगे हम देखेंगे, अगला हमारा टॉपिक है कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो इसको हम परम अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक और क्या कह सकते हैं, आपेक्षिक अपवर्तनांक भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं हम, अपवर्तनांक को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक तो इसके बाद पढ़ेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक, परम अपवर्तनांक और आपेक्षिक अपवर्तनांक, यानी कोई भी इन तीनों नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, परम अपवर्तनांक का क्या है, आपका एक फॉर्मूला है, क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे क्या हो जाएगा आपका, माध्यम में प्रकाश की चाल। इस प्रकार से ये आपका क्या है, एक सूत्र हो गया किसका, परम अपवर्तनांक का। तो परिभाषा क्या होगा इसका, अपवर्तनांक का परिभाषा क्या होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल के निश्चित अनुपात को हम क्या कहेंगे, परम अपवर्तनांक कहेंगे। परिभाषा इसकी क्या होगी, अपवर्तनांक की निर्वात में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, परम अपवर्तनांक कहते हैं। परम अपवर्तनांक को म्यू से प्रदर्शित करते हैं। आप लोग जानते हो कि अपवर्तनांक को हम वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय पद्धति में एन से भी दर्शाते हैं। तो यहाँ परम अपवर्तनांक को म्यू से और निर्वात में प्रकाश की चाल को हम किससे दर्शाते हैं, सी से, और माध्यम में प्रकाश की चाल को वी से। यहाँ पर माध्यम की बात कर रहे हैं तो हम पानी भी ले सकते हैं, वायु भी ले सकते हैं माध्यम के रूप में, या कांच भी। ये किस पर डिपेंड करता है कि प्रश्न हमें किस तरीके से पूछा जा रहा है। और अगर अगला क्वेश्चन अभी मैं बताऊंगी इसका उदाहरण देकर, तो ये आपका क्या होगा, एक फार्मूला होगा। ठीक है, म्यू इक्वल टू C अपॉन V, ये किसका है, आपका एक फॉर्मूला है। तो देखिए अपवर्तनांक किसे कहते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, परम अपवर्तनांक कहते हैं। परम अपवर्तनांक को हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल को C से और माध्यम में प्रकाश की चाल को V से प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान देंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। जैसे मैं एक क्वेश्चन रीड करती हूँ, यदि पानी का परम अपवर्तनांक कितना है, 4/3 है, तो पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। यानी प्रश्नानुसार क्या दिया है, पानी का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक कितना दिया है हमें, प्रश्नानुसार 4/3 दिया है। ठीक है, और हमें पानी में प्रकाश की चाल को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। पानी में प्रकाश की चाल को हमें क्या करनी है, यानी V बराबर हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन में और क्या दिया है, यहाँ पर निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी इसका स्टैंडर्ड वैल्यू जो है, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल का मान कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल की वैल्यू क्या होगी, प्रकाश की चाल की ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, यानी ये मान इसका निश्चित है। तो ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो अब हम इस सूत्र में हम मान रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, म्यू बराबर C क्या है, C का मान यानी क्या हुआ दिया है, पानी का अपवर्तनांक। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा,
सी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका सी, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल यानी सी बराबर, तो सी का मान कितना दिया है 3 गुणा, यहाँ पर मान रख देंगे 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड बटे क्या हो जाएगा आपका v बराबर कितना दिया है, v हमें निकालना है। यहाँ पर क्या पूछा है, माध्यम में प्रकाश की चाल, तो हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, पानी में प्रकाश की चाल। तो इसको क्या है, मतलब ये पानी में पूछ रहा है, पानी वाटर, तो इसको हम W से प्रेजेंट करें। अब हमने क्या देखा, म्यू बराबर 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड बटे क्या हो जाएगा VW। यहाँ पर मैं म्यू का मान कितना दिया हुआ है, आपका प्रश्नानुसार क्या दिया था, 4/3, 4/3 दिया हुआ था। अब ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 की घात क्या होगा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड बटे क्या हो जाएगा VW। W क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, माध्यम के रूप में पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है, इसलिए यहाँ पर W मतलब क्या हो जाएगा वाटर। तो आप VW को इधर से पुरुषांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा बराबर, ये 3 जो है ऊपर चला जाएगा, 3 गुणित ये 3 क्या होगा, गुणे का भाग हो जाता है, मतलब वो दूसरे तरफ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 3 ऊपर आ जाएगा, और ये यहाँ से 3 गुणित 10 की घात 8 बटे क्या हो जाएगा आपका 4, और ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम ये इसका घात 10 की घात 8 है, तो ये तो सॉल्यूशन नहीं होगा, तो इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए इस तरीके से, तो वो क्या हो जाएगा VW बराबर क्या हो जाएगा 3 तिया 9, 9 गुणित क्या हो जाएगा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड बटे क्या हो जाएगा 4। अब 4 को 9 से भाग दे देंगे, ठीक है, 4 को 9 से, तो कितना 4 दूनी 8। ठीक है, क्या बचा 1, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लिए तो क्या हो गया 4 दूनी 8, कितना बच गया 2, और 1 0 बढ़ा लिए तो 4 पंचे 20, तो इसका मान कितना आ जाएगा आपका 2.25। तो क्या हो जाएगा VW बराबर 2.25 गुणित 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, क्वेश्चन क्या था हमारा, यदि पानी का परम अपवर्तनांक 4/3 है तो पानी में प्रकाश की चाल याद कीजिए। तो पानी में प्रकाश की चाल कितनी आएगी, उसकी वैल्यू 2.25 गुणित 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हुआ, हम किसके बारे में पढ़े, अपवर्तनांक के बारे में। अब हम देखेंगे सापेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं। इसके पहले हमने अपवर्तनांक किसे कहते हैं पढ़ा था, क्या पढ़े थे, उसकी परिभाषा क्या थी, निर्वात में प्रकाश की चाल व माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम परम अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन भी मैंने उसके थ्रू बताया था कि आप लोग को अपवर्तनांक के बारे में समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसकी सापेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो सापेक्षिक अपवर्तनांक बराबर क्या होगा, इस तरीके से आप लिखकर इसकी परिभाषा भी बना सकते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल एवं दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम सापेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। इसको μ1 और 2 इस तरीके से दर्शाते हैं म्यू से, यानी ये क्या होगा, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल एवं दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम सापेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। इसे उत्क्रमणीयता का सिद्धांत किसे कहते हैं, तो बता दें कि उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या होता है या किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देख लीजिए, या सिद्धांत कहेंगे तो जब कोई प्रकाश किरण जिस मार्ग पर जाती है तो स्थिति को उलट देने पर वह क्या हो जाती है, वापस उसी दिशा में लौट जाती है, तो प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहलाती है। एक बार और देखिए इसकी परिभाषा कि जब कोई प्रकाश किरण जिस मार्ग पर जाती है तो स्थिति को उलट देते हैं तो वो वापस उसी दिशा में लौट जाती है,
तो यह घटना जो है वो क्या कहलाती है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहलाती है। यानी मान लो जाए यहाँ पर से कोई प्रकाश किरण जा रही है, तो हम इस स्थिति को उलट दे तो वो वापस इसी दिशा में लौट जाएगी। वह घटना प्रकाश की यह घटना क्या कहलाएगी, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहलाएगी। तो आइए हम इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो जब कोई किरण AB कोई किरण है तो ये वायु से पानी में प्रवेश करेगी, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी। यहाँ पर हवा है यानी वायु है, यानी क्या है, विरल माध्यम है, पानी है तो सघन माध्यम। तब जब कोई किरण AB वायु से पानी में प्रवेश करती है तो ये बिंदु B पर अभिलंब MN की ओर झुक जाती है और आगे BC पथ का अनुसरण करते हुए ये PQ अभिलंब में क्या होती है, फिर झुक जाती है। आगे ये BC पथ का अनुसरण करते हुए बिंदु C पर ये PQ आपका अभिलंब है उस पर झुक जाती है। अब आगे जो CD आपतित किरण है वो क्या होता है, बिंदु D पर और RS अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। ये अभिलंब RS से क्या हो जा रही है, ये आपतित किरण दूर हट जा रही है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि जब वायु पानी, इस प्रकार क्या होगा, आप देखेंगे कि वायु पानी जल कांच और वायु क्या है, वायु वाले निकाय में जो प्रकाश का पथ है वो किस प्रकार होगा। देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या है, वायु है, उसके बाद जल है, कांच है, उसके बाद वायु है। तो ये क्या होगा, इस प्रकार के निकाय में प्रकाश का जो पथ है, यानी ये प्रकाश का जो पथ चल रहा है वो कैसे होगा, A से B, B से C से D और D से E। तो ये क्या होगा आपका, इस तरीके से यहाँ पर बताऊंगी कैसे, हवा यानी वायु, पानी, जल और क्या हो गया आपका कांच, फिर क्या हो गया वायु। तो इस प्रकार के निकाय में यानी वायु जल कांच और वायु में ये प्रकाश का जो पथ है वो किस प्रकार से होगा, A B C D और E। अब हम जब स्थिति को उलट दें, यानी इसको उलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, उलटने पर ये क्या हो जाएगा, वायु, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा कांच, फिर क्या हो जाएगा पानी, फिर क्या हो जाएगा वायु। तो हम इस स्थिति को उलट दे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा करने पर ये वायु कांच पानी और वायु। तो इसकी पथ की स्थिति क्या हो जाएगी, E से फिर क्या हो जाएगा D से फिर क्या हो जाएगा C से क्या हो जाएगा B और B से क्या हो जाएगा A। तो ये सिद्ध हुआ ना कि परिभाषा मैंने क्या बताया था कि जब कोई प्रकाश किरण जिस मार्ग पर जाती है तो हम उस स्थिति को उलट देते हैं तो वो वापस उसी दिशा में लौट जाती है। इसे ही हम उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। तो आपने चित्र में भी देखा है कि कोई प्रकाश किरण AB है जो क्या होती है, वायु से पानी में प्रवेश करती है तो क्या होता है, अभिलंब MN की ओर झुक जाती है। अब जब ये पानी से कांच में प्रवेश करती है, आगे BC पथ पर क्या होगा, B और C पथ का अनुसरण करते हुए जब ये पानी से कांच में प्रवेश करती है तो ये C बिंदु पर यानी अभिलंब PQ की ओर झुक जाती है। अब जब ये जो C और D आपतित किरण है वो D आपतन बिंदु पर यानी जब कांच से वायु में प्रवेश करती है तो ये अभिलंब RS से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। और हमें किस प्रकार का निकाय प्राप्त होता है, वायु पानी कांच वायु। यहाँ पर लिखा हुआ है वायु जल कांच और वायु। तो इस प्रकार के निकाय में जो प्रकाश का पथ है वो क्या है आपका, A से B, B से फिर C, A B C D और E। अब जब हम स्थिति को उलट दें, इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें वायु फिर कांच फिर पानी और हवा, ठीक है, हवा यानी वायु। तो इसमें प्रकाश का पथ क्या हो जाएगा, E D C B A। तो ये सिद्ध होता है कि उत्क्रमणीयता का सिद्धांत मतलब जिस मार्ग में कोई प्रकाश किरण जिस मार्ग में जाती है तो स्थिति को उलट देते हैं तो वो वापस उसी मार्ग पर लौट जाती है। यही क्या कहलाती है, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। आगे हम पढ़ेंगे वास्तविक एवं आभासी गहराई। नाम से ही पता चल रहा है कि वास्तविक यानी कोई वास्तविक गहराई में है और आभासी मतलब जिसको हम आभास कर रहे हैं, मतलब उसकी वास्तविक गहराई से जो
मान लो इसको चित्र के माध्यम से हम समझेंगे। यहाँ पर मान लो जो क्या है आपका, ये चित्र दिख रहा है, तो ये क्या है आपका, कोई सिक्का रखा हुआ है इस पानी में से भरे हुए निकाय में, ठीक है। यानी सिक्का, मान लीजिए ये सिक्का जो है वो AP, ठीक है, ये आपका AP की गहराई में यानी H ऊंचाई पर रखा हुआ है। हम AP को पूरा क्या नाम दे देते हैं, H ऊंचाई। आप लोग देख रहे हो कि कोई सिक्का जो है वो पानी के अंदर कहा AP बराबर यानी H ऊंचाई में, H ऊंचाई बोलती है सॉरी, गहराई में स्थित है। हमने AP को पूरा नाम क्या दे दिया है, H दे दिया है। यहाँ से यहाँ तक की गहराई को हमने H नाम दे दिया है। तो मान लीजिए कोई सिक्का पानी के अंदर यानी AP बराबर यानी AP यानी H गहराई पर स्थित है। तो यहाँ पर ये जो सिक्का है, यहाँ से कोई प्रकाश किरण यानी सघन माध्यम से, पानी क्या है आपका, सघन माध्यम है, तो यहाँ से प्रकाश की किरणें जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है, यानी इस यहाँ ये क्या है आपका, पानी से भरा हुआ है, पानी है इस निकाय में और इसमें क्या है, सिक्का डूबा हुआ है, तो यहाँ पर से कोई प्रकाश किरण, ठीक है, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये क्या होती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। ये आपका N और N' अभिलंब है तो इससे दूर हट जाती है। अब जब इन्हीं रेखाओं को हम इन्हीं रेखाओं को पीछे की ओर क्या करते हैं, पीछे की ओर ये मिलते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये जो किरणें हैं वो P1 से आती हुई प्रतीत होती है, यानी सॉरी P1 बोलती हूँ, ये P' से आती हुई प्रतीत होती है और ऐसा लगता है मानो P का प्रतिबिंब P' पर बना हुआ है। इसलिए जो आभासी गहराई है वो P' यानी H ऊंचाई पर, इसको हमने H नाम दे दिया है, इस पूरे को H और इसको H, यानी आभासी की जो गहराई है, आभासी गहराई वो क्या है, P', ठीक है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, ये आपका क्या हो गया है, ये आभासी गहराई है, यानी AP बराबर H। तो ये आपका क्या है, आभासी गहराई है और वास्तविक गहराई क्या है आपका, वास्तविक गहराई क्या है आपका H, ठीक है, ये वास्तविक गहराई हो गया H। तो आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम है। एक बार और देखिए, वास्तविक एवं आभासी गहराई, मान लो जाए कोई सिक्का जो है वो क्या है, पानी में AP यानी H गहराई पर स्थित है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो क्या होती है, ये प्रकाश किरण इस सिक्के यहाँ से होते हुए क्या होती है, सघन से विरल माध्यम में जा रही है, तो ये अभिलंब से क्या हो रही है, दूर हट जा रही है। और जब इन्हीं रेखाओं को हम पीछे की ओर मिलाते हैं, इन्हीं किरणों को, सॉरी रेखाओं बोलती है, इन्हीं किरणों को हम पीछे की ओर मिलाते हैं, तो हमें जो P का ये क्या होता है, ये किरणें ऐसी प्रतीत होती है, यानी P' से आती हुई प्रतीत हो रही है। ये जो किरण है ऐसा लग रहा है कि ये P' से आ रही है, लेकिन ये क्या होता है आपका, ये आभासी गहराई होता है, किसका, सिक्के का, जो वास्तविक गहराई से कम होता है। यानी क्या होता है, हमें सिक्का का वास्तविक गहराई किस पर, यहाँ पर है, लेकिन वो क्या हो रहा है, उथला हमें दिखाई देगा, यानी उसका तल ऊपर की ओर दिखाई देगा। तो ये आपका वास्तविक गहराई हो गया और ये क्या हो गया, आभासी गहराई। तो आभासी गहराई क्या है, वास्तविक गहराई से कम है, यानी सिक्का ये हमारा नीचे की ओर है, वास्तविक सिक्का जो है, लेकिन जो हमें आभास हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, ऊपर की ओर हो रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका नियम, अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। यानी वास्तविक गहराई को हमने किससे दर्शाया है, पूरे वास्तविक गहराई को, सिक्का का जो वास्तविक गहराई है ये H से, और जो हमें आभास हो रही है उसको स्मॉल h से। तो ये आपका ये हो गया वास्तविक एवं आभासी गहराई। आगे हम देखते हैं कि क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। आप चलिए, हमारा जो अगला टॉपिक है क्या है, क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है और अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से अधिक होता है। तो देखिए यहाँ पर
क्या हो रहा है, ये कोई प्रकाश किरण है जो सघन माध्यम से क्या हो रही है, ये विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो ये अभिलंब से दूर हट रही है। और अपवर्तन कोण का मान यानी कोण आर का मान आपतन कोण के मान से अधिक होता है, तो ये क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण। आगे देखेंगे क्रांतिक कोण कहलाता है। तो स्नेल के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, यानी आई यानी क्या हो गया आपतन कोण और आर यानी अपवर्तन कोण। तो एक बार और देख लिए परिभाषा की, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है और अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से अधिक होता है। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू बराबर साइन आई बटे क्या हो जाएगा साइन आर, यानी आई मतलब आपतन कोण, आर यानी अपवर्तन कोण। हम जैसे जैसे ये आई के आपतन कोण को बढ़ाते जाएंगे, यानी आपतन कोण को बढ़ाते जाएंगे तो अपवर्तन कोण का मान क्या होगा, बढ़ते जाएगा। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा 90° हो जाएगा, यानी हम ये आपतन कोण है इसको हम बढ़ाते जाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि आर का मान यानी अपवर्तन कोण कितने अंश का हो जाएगा, 90° का हो जाएगा। तो इस स्थिति में जो अपवर्तित किरण है या अपवर्तित किरण वो क्या हो जाएगा, दोनों ही सतह को क्या करेंगे, स्पर्श करते हुए दिखाई देंगे। तो यही क्या कहलाएगा, आपका क्रांतिक कोण कहलाता है। तो ये हो गया क्रांतिक कोण। अगला जो है वो है हमारा क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, तो यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है और वो विरल माध्यम में प्रवेश करने के बजाय क्या हो जाता है, उसी मार्ग में परावर्तित हो जाती है। तो इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो चित्र में देखिए चलिए कि ये जो प्रकाश किरण है वो क्या है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो क्या हो रहा है, ये आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो रहा है। तो ये क्या होता है, ये विरल माध्यम में यानी इस माध्यम में प्रवेश ना करके उसी मार्ग में क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो यह घटना कहलाती क्या कहलाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, एक बार और देख लीजिए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है और विरल माध्यम में प्रवेश करने की बजाय वो उसी मार्ग में परावर्तित हो जाती है। तो ये क्या कहलाता है आपका, यह पूरी जो घटना है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो शर्तें होती हैं। पहला शर्त ये होता है कि प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, यानी प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरी शर्त है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से सदैव अधिक होना चाहिए। ये आपकी दो शर्तें हैं। पहला क्या है कि प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए और दूसरा शर्त है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से सदैव अधिक होना चाहिए। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो शर्तें होती हैं। पहला शर्त ये होता है कि प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, यानी प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरी शर्त है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से सदैव अधिक होना चाहिए। ये आपकी दो शर्तें हैं। पहला क्या है कि प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए और दूसरा शर्त है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से सदैव अधिक होना चाहिए। चलिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को हमने देखा, पढ़ा भी, उसके दो शर्तें भी आप लोग को बता दी। अब आगे हम बढ़ते हैं मरीचिका या मृग तृष्णा, जो किसके उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की ही उदाहरण है। तो गर्मी के दिनों में क्या होता है कि मनुष्य जब दूर से देखता है तो उसको खजूर का पेड़ क्या होता है, उल्टा दिखाई देता है। रेगिस्तान में गर्मी के दिनों में जब मनुष्य खजूर के पेड़ को दूर से देखता है तो उसे उल्टा दिखाई देता है।
और ऐसा लगता है कि उस खजूर के पेड़ के पास पानी है। लेकिन जब मनुष्य उस खजूर के पेड़ के पास पहुंचता है तो क्या होता है, उसे धोखा होता है। यानी वहां पर वो पास आकर देखते हैं तो वहां पर कुछ नहीं होता, मतलब वो पेड़ उल्टा ही दिखाई देता है या दूर से प्रतीत होता है। लेकिन जब पास आता है तो वो क्या होता है, उसके आंखों का धोखा होता है, जिसे हम मृग तृष्णा या मरीचिका कहते हैं। तो क्या होता है, देखो यहाँ पर गर्मी के दिनों में क्या होता है, गर्मी के दिनों में जो ऊपर का वायु यानी ऊपरी हवा है वो क्या होती है, सघन माध्यम में होती है, यानी ठंडी होती है। ऊपर की वायु क्या होती है, ठंडी होती है, जबकि भूमि के से लगा हुआ है, यानी ये पौधा क्या है, भूमि से लगा हुआ है, तो ये क्या होता है, यहाँ का हवा जो है वो गर्म होता है, यानी विरल माध्यम में होता है। तो जब क्या होता है, ये खजूर का वृक्ष है, तो ये वृक्ष का जो ऊपरी भाग है उसकी प्रकाश की किरणें जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, यानी ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। तो क्या होता है, यहाँ पर जो लाइनें दिख रही हैं वो क्या है, अलग अलग परतें हैं, जिसको हमने समांतर रेखाओं में दिखाया है यहाँ पर। तो एक बार और बता दूं कि क्या होता है, हम क्या करते हैं, गर्मी के दिनों में कोई मनुष्य, रेगिस्तान में गर्मी के दिनों में कोई मनुष्य खजूर के पेड़ को दूर से देखता है तो क्या होता है, उसे उल्टा दिखाई देता है, जिसे ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति को कि वहां पर पानी है। जब पास में आता है तो उसे क्या होता है, धोखा होता है। तो यह क्या है, उसकी मृग तृष्णा या फिर मरीचिका है। तो क्या होता है, हम इसको चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ पर जो गर्मी के दिनों में क्या होता है, जो ऊपरी हवा है वो सघन होती है, यानी वायु क्या होती है, ऊपरी हवा जो है वो ठंडी होती है, और नीचे जो भूमि की वायु होती है, जो भूमि से लगी हुई होती है, वो विरल माध्यम में होती है, यानी कि गर्म हवा होती है। तो खजूर के पेड़ के ऊपरी हिस्से, यानी ये आपका खजूर का हिस्सा है, उसका ऊपरी भाग जो है वो सघन माध्यम से, ये आपका सघन माध्यम है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है। तो क्या होता है, प्रवेश करता है तो यहाँ पर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है, और यहीं पर क्या हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, और किरण क्या होता है, विरल माध्यम से फिर सघन माध्यम की ओर प्रवेश करती है, जिसके कारण वो क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ी हुई दिखाई देती है। ये अभिलंब की ओर मुड़ी हुई दिखाई देती है, और जब दर्शक उसको देखता है तो क्या होता है, उसे वो खजूर का पेड़ उल्टा दिखाई देता है। यानी यहाँ पर दिखा है ना, वृक्ष का आभासी प्रतिबिंब, मतलब यहाँ से वो प्रेक्षक देखता है तो इस खजूर के पेड़ का मतलब उल्टा प्रतिबिंब दिखता है, यानी उसको आभास होता है कि ये उल्टा प्रतिबिंब है। तो इस प्रकार से मृग तृष्णा मरीचिका आप लोग का कंप्लीट, ये जो यूनिट है आप लोग का ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने पढ़ा है प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम, फिर प्रिज्म द्वारा प्रकाश का परावर्तन, फिर अपवर्तन, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन का दैनिक जीवन में उदाहरण, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्रांतिक कोण, उत्क्रमणिता का सिद्धांत। इस तरीके से ये यूनिट पूरा आप लोग का कंप्लीट होता है। तो आप लोग इसका नोट्स जो है वो फिजिक्स कॉपी में लिखेंगे, और अगला जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।